अब मैं जब तक आपको ना रोकूं, आप उसमें और 0 ऐड करते जाइए। जब तक ना रोकें आप? जी। अच्छा, कुछ और जीरोस लगाइए। तो ये तो बोर्ड खत्म हो गया शुभ्रत जी। और लगाइए। और लगाओ जी, थोड़ा और, एक और हैं? एक और। आप सच कह रहे हैं? जी, बस एक और। एक और? जी, एक और लगा दीजिए बस। तो ये कितना बड़ा आंकड़ा है मुझे बताइए आप। ये है 5,000 लाख करोड़ रुपए। 5,000 लाख? 5,000 लाख करोड़ रुपए। रुपए 5,000 लाख करोड़ रुपए। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही है कितना बड़ा फिगर है। अच्छा, हमें बताइए कि हमारे देश की जो आबादी है वो करीबन 120 करोड़ की है। तो अगर हम इस आंकड़े को 120 करोड़ लोगों में बांटें तो उसका मूल्य कितना होता है? 40 लाख रुपए। 40 लाख। जी। तो इस वक्त हम आराम से कह सकते हैं कि हम सब 40 लाख के मालिक हैं अपनी अपनी जगह पर, जब हमने सिर्फ 1.5 चीजों का अंदाजा लगाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभ्रत जी हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। दोस्तों, शुभ्रत जी की पूरी रिपोर्ट आपको हमारी वेबसाइट पर पढ़ने के लिए मिलेगी। तो अब आप समझ रहे हैं कि आपकी, हम सब की संपत्ति कम से कम 40 लाख है, और 40 लाख तो सिर्फ 2 बल्कि 1.5 चीजों के अंदाजे पे है। अगर हम देश भर की संपत्ति का अंदाजा लगाएं, जिसमें करोड़ों एकड़ जमीन है सरकार के हाथ में, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज हैं, स्पेक्ट्रम है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, इन सब का अगर हम अंदाजा लगाएं, तो मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन हो सकता है कि हम सब इस देश में करोड़पति हों। बच्चा, बूढ़ा, हर इंसान, हम सब करोड़पति हैं। दोस्तों, अब हमें समझ में आ गया कि हमारा देश गरीब तो नहीं है, लेकिन फिर भी जनता इतनी बदहाली में क्यों है? आइए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान की धरती को तरह तरह के कुदरती खजानों का वरदान मिला है। हमारी धरती के अंदर ऐसी कीमती प्राकृतिक संपदा छिपी है जो हम सबकी साझी है। लेकिन जहां हमें एक ओर ये वरदान मिला है, वहीं दूसरी ओर जनता के इस खजाने को कुछ गिने चुने लोग और उनकी निजी कंपनियां लूट रही हैं। इसकी एक शर्मनाक मिसाल कर्नाटक के बेलारी में सामने आई। प्राकृतिक संपदा से समृद्ध दक्षिण भारत के इस खूबसूरत इलाके का आज ये हश्र कर दिया गया है। बेलारी के पहाड़ों से बेहतरीन क्वालिटी का कच्चा लोहा निकलता था। कुछ प्राइवेट कंपनियों ने अवैध तरीके से खनन का पूरा कारोबार अपने हाथों में ले लिया। मुनाफा बढ़ाने के लिए कई गैर कानूनी हथकंडे अपनाए गए। इस घोटाले की जांच कर्नाटक के तत्कालीन लोकायुक्त जस्टिस संतोष हेगड़े ने की। उनकी जांच में ये बात निकलकर सामने आई कि किस तरह से देश की संपत्ति को लूटा गया। कहीं प्रतिबंधित इलाकों में खनन हुआ, कहीं बिना अनुमति के जंगलों को उजाड़ दिया गया, और कहीं तय सीमा से कहीं ज्यादा खनन किया गया। उनकी रिपोर्ट के अनुसार इस घोटाले से जो नुकसान देश को हुआ, उसकी कीमत है 16,000 करोड़ रुपए। सार्वजनिक संपत्ति को निजी स्वार्थ के लिए हड़पने के इस तरह के कई मामलों को काफी नजदीक से देखा है जस्टिस संतोष हेगड़े ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस जस्टिस हेगड़े। सर, आपने हमारे देश के एक बहुत बड़े घोटाले की जांच की है, जो बेल्लारी माइनिंग स्कैम के नाम से जाना जाता है। आपकी तहकीकात में क्या सामने आया? जिस तरीके से वहाँ हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों की लूट हुई, जो असल में नागरिकों की संपत्ति है, वो विश्वास के परे है। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, पैसा बनाना किसी भी कीमत पर। सरकार को जो पैसा उस वक्त हर एक मैट्रिक टन के खनन के लिए दिया जा रहा था, वो था सिर्फ 27 रुपए प्रति टन। और उसी 1 टन के लिए एक्सपोर्टर्स माल कहाँ भेज रहे हैं, कितनी दूर भेज रहे हैं, उसके हिसाब से 6 से 7 हजार रुपए कमा रहे थे। ओ बाप रे। जब वो लोग इस काम में उतरे, तब कुछ नहीं था उनके पास, पर देखते ही देखते 2-2, 3-3 हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, उनके उड़ने के लिए रनवे, सब कुछ बना लिया उन्होंने। ओह माय गॉड। सोने के सिंहासन बना लिए उन्होंने अपने लिए। मैंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें क्या सामने आया कि कर्नाटक के 3 मुख्यमंत्री दोषी पाए गए। उसमें वो मुख्यमंत्री भी शामिल थे जो उस वक्त सत्ता में थे। 9 और मंत्री भी दोषी पाए गए थे। उसके अलावा 797 अधिकारी, जिसमें 14 IAS अफसर थे, कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर थे, और कई और विभागों के अफसर, सब शामिल थे। मतलब लगभग पूरा प्रशासन इसमें शामिल था। मुझे लगता है कि हम सब के लिए एक बात समझना बहुत जरूरी है, खासतौर से जो नौजवान यहाँ बैठे हैं, कि जिस तरफ हम जा रहे हैं
अगर हम इस बर्बादी को यहीं नहीं रोकेंगे, इस पर अंकुश नहीं लगाएंगे, तो हम बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। देखिए, 1950 के दशक में एक घोटाला हुआ था, जीप स्कैम। उसमें देश को 52 लाख रुपयों का नुकसान हुआ। उस वक्त के हिसाब से एक बड़ी रकम थी, पर फिर भी आप देखिए कि 52 लाख में कितने जीरो होते हैं। और भी कई घोटाले थे, LIC में मुंद्रा घोटाला, भारत बैंक का डालमिया घोटाला, नगरवाला स्कैम सेंट्रल बैंक में। हर साल घोटाले होते थे। सोचने वाली बात यह भी है कि सब घोटाले तो बाहर भी नहीं आते हैं। 100 में से कोई 1 या 2 ही जनता के सामने आ पाते हैं। राइट। अब 2010 पे आते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स, 70,000 करोड़ का घोटाला। 2G स्कैम, 1,76,000 करोड़। 2012 पे आइए, कोलगेट घोटाला, 1,86,000 करोड़। अगर 1,86,000 करोड़ रुपए का एक घोटाला होता है तो देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 1987 में देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था वो याद कीजिए। स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि सरकार 1 रुपया गरीबों के लिए खर्चती है तो उसमें से सिर्फ 15 पैसे ही उन तक पहुंचते हैं। कुछ वक्त पहले कर्नाटक में हमने पढ़ा कि गरीबों को 1 रुपए किलो चावल देने की घोषणा हुई है, जिसके लिए सरकार एक मोटी रकम खर्च कर रही है। कुछ हफ्ते ही बीते थे कि अखबारों में ये रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गईं कि जो पैसा गरीबों को 1 रुपए के हिसाब से चावल देने के लिए खर्चा जा रहा है, उससे जो चावल खरीदा जाता है वो या तो एकदम सड़ा हुआ होता है, या जहां अच्छे चावल की खरीद हुई है वहां उसे गोदामों से चुरा चुरा के प्राइवेट लोगों को दे दिया गया है। इस तरीके से पैसे की लूट हो रही है। कैसे बच पाएंगे हम? सर, इस तरह के घोटालों का, भ्रष्टाचार का आम लोगों की जिंदगी पर कैसे असर पड़ता है? आप अपने रोजमर्रा के खर्चों को देखिए। पिछले साल के मुकाबले इस साल कितनी महंगाई है, क्योंकि जो पैसा देश के विकास के लिए रखा गया है, जिसे देश की प्रगति के लिए इस्तेमाल में लाना चाहिए, वो पैसा 85% चुरा लिया जाता है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, मैं नहीं कह रहा, मेरे अंदाजे से तो अगर 1988 में 1 रुपए में 15 पैसे ही सही जगह पर पहुंचते थे तो आज 5 रुपयों में से 15 पैसे पहुंचेंगे। ये हो रही है हमारी तरक्की। हम लोग, आप हेल्थ केयर को लीजिए। सरकारी अस्पतालों को काफी नजदीक से मैंने देखा है कि वहां क्या हो रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 2010 में एक गांव की महिला डिलीवरी के लिए सरकारी अस्पताल आई। उससे पैसे मांगे गए, उसके पास पैसे नहीं थे। अस्पताल ने साफ इनकार कर दिया। महिला के साथ जो व्यक्ति था वो पैसों का इंतजाम करने गांव भागा। फिर अस्पताल वालों ने महिला को कहा कि यहाँ मत बैठो, बाहर जाओ। वो बेचारी उस हालत में सड़क पार करके बाहर बस स्टॉप पर जाकर बैठ गई। जब तक पैसों का इंतजाम होता, बाहर उसी बस स्टॉप पर उसकी डिलीवरी हुई। ये किस तरह के समाज में जी रहे हैं हम? मुझे लगता है कि लालच तो एक बात है, लेकिन लालची होने के साथ साथ हम अपनी इंसानियत भी पूरी तरह से खो रहे हैं। हम इंसान से शैतान बन रहे हैं। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि दूसरे लोगों के साथ क्या हो रहा है। हर जगह, हर डिपार्टमेंट का यही हाल है। कुछ ईमानदार लोग भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी 125 करोड़ लोग बेईमान हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मजबूरी में ईमानदार हैं, क्योंकि उनके पास बेईमानी करने का मौका ही नहीं है। आज के हालात ऐसे हैं कि एक आदमी जो बड़े ओहदे पे है, वो अगर दूसरे पर उंगली उठाकर कहता है कि आप भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, तो सामने वाला इनकार नहीं करता। वो पलटकर कहता है कि आप नहीं हो क्या भ्रष्ट? That's so true. That is so true. ऐसी सोच बन चुकी है। यहाँ जो नौजवान मौजूद हैं उनसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। Sure, please. मेरी पीढ़ी के लोग अब हालात नहीं बदल पाएंगे। अब सिर्फ आप ही हालात बदल सकते हैं। और आपके लिए अच्छी बात यह है कि लालच सब सरहदें पार कर चुका है, सिर के ऊपर निकल गया है। अब और ऊपर जाने की जगह ही नहीं बची। आपके पास मौका है उसे नीचे लाने का। ये काम आपको जरूर करना है, मेरी खातिर नहीं, अपनी खातिर, अपने बच्चों की खातिर। सर, हमें सख्त जरूरत है आप जैसे लोगों की जो हमारे लोकतंत्र को बचा के रख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, सोचने की बात है कि जिनके हाथों में हम अपनी संपत्ति की चाबी दे रहे हैं, वो हमारी संपत्ति को कैसे लूट रहे हैं। आपको याद होगा मेरी मालिक और नौकर वाली कहानी। यहां पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।